डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ए डिक्री इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका जो वैल्यू होता है, उस एसेट का जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने गाड़ी कोई लाई, आल्टो लाई या कोई मारुति लाई या कोई भी गाड़ी हमने लाई, 10 लाख रुपए में लाई, तो उसका फिर शुरू हो जाता है विद द टाइम डेप्रिसिएशन, यानी उसका वैल्यू जो है दिन ब दिन कम होता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसको यूज करते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन हर एक चीज का नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड लाओगे तो गोल्ड का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो जिसका वैल्यू इंक्रीज ही होता है। लेकिन जो फॉर एग्जांपल हम कोई जो है कोई ऐसी चीज जो हम इस्तेमाल में, जैसे मोबाइल आपने लाया, लैपटॉप आपने लाया, तो आप देखते हैं कि 2-3 साल के बाद इसका जो है वैल्यू है वो कम हो जाता है। दूसरा टर्म है रेपो रेट। रेपो रेट क्या मतलब है? रिपर्चेज ऑप्शन, यानी रेपो। रेपो का मतलब होता है रेट एट विच द आरबीआई गिव्स लोन्स टू अदर बैंक्स। यानी जो आरबीआई है ये बाकी बैंक्स को जो लोन देता है, उस लोन वो लोन किस रेट पे होता है, उसका क्या इंटरेस्ट रेट होता है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। फिर है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ लिक्विड कैश एवरी बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई। इट्स द परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिटर्स। यानी जो जितने भी बैंक्स है उन सब को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के पास एक कैश, एक अमाउंट इनको रखना पड़ता है, जो एक डिपॉजिट इनको रखना पड़ता है, क्योंकि बैंक जो सारे गवर्नमेंट के नहीं होते, ये प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। तो इन बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना एक परसेंटेज डिपॉजिट रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। फिर है SLR, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ लिक्विड कैश रिजर्व एवरी बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्व्स। यानी बैंक जो है उसके पास जो पैसा होता है वो लोगों का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा पैसा निकाल के लोगों में बांट देंगे और खुद उनका अकाउंट खाली रहेगा, बल्कि नहीं, उनको एक अमाउंट जिसको हम SLR बोलते हैं, तो ये एक अमाउंट, ये कैश अमाउंट जो है अपने पास रखना होता है, रिजर्व रखना हो पड़ता है। तो इसको इसीलिए जब आप अकाउंट कोई खोलते हैं तो अकाउंट में लिखा होता है कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करनी है, चाहे 500-1000 हो, यानी आप सारा अमाउंट बैंक से नहीं निकाल सकते। तो वही चीज होती है, क्योंकि जितने भी अकाउंट होल्डर्स है, जब उनका पैसा बैंक के पास रहता है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड कैश रिजर्व। उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? द पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट बाय विच इट एडजस्ट द टैक्स रेट्स एंड स्पेंडिंग लेवल्स टू इन्फ्लुएंस द नेशनल इनकम। यानी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जिसके जरिए से वो टैक्स रेट्स और स्पेंडिंग लेवल जो है, यानी जो टैक्स रेट्स होते हैं, जो हम इनकम टैक्स गवर्नमेंट लेती है या बाकी टैक्सेस लेती है, उसको एडजस्ट किया जाता है जो हम स्पेंड करते हैं, ताकि टू इन्फ्लुएंस द नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारी इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी ये कैसे ग्रो करेगी, ये कैसे बढ़ेगी, उसके लिए हमें टैक्स रेट और स्पेंडिंग लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। यानी जितना हमारा इनकम होगा हमें उसी हिसाब से खर्च भी करना है। इसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। देन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इट इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और टू जनरेट अ प्रॉफिट। जो अमाउंट, जो पैसा हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें उससे प्रॉफिट मिल जाए, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। कार्बन टैक्स। It's an environmental tax imposed on products that use carbon-based materials and cause greenhouse pollution। यानी ये कार्बन टैक्स जो होता है ये एक एनवायरमेंटल टैक्स होता है, और ये उन चीज़ों के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है जिनकी वजह से या जिन चीज़ों की वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये जो पोल्यूशन होता है, इस पोल्यूशन की का टैक्स के लिए टैक्स लिया जाता है इन कंपनी से, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आपकी वजह से पोल्यूशन हुआ है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है पोल्यूट हुआ है, तो आपको एक अलग किस्म का टैक्स देना होगा, जिसको हम एनवायरमेंटल टैक्स या कार्बन टैक्स भी कहते हैं। इन्फ्लेशन, द रेट एट विच द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज इन अ कंट्री। जिस रेट पे हमारे प्राइसेस और जो गुड्स है
या सर्विसेज जो है उनकी जो प्राइस इंक्रीज होती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इट कॉजेज अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। इससे क्या होता है इन्फ्लेशन से कि जो परचेजिंग पावर होता है वो कम हो जाता है। डेप्रेशन डेप्रेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड एंड सीवियर डाउन टाउन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए कंट्री। इट इज मोर सीवियर देन रेसेशन। रेसेशन जो कल हमने पढ़ा था ये भी इकोनॉमी का डाउन होना, लेकिन ये टेम्पोररी पीरियड होता है। लेकिन अगर ज्यादा देर तक ये रहे प्रोलॉन्ग्ड यानी काफी टाइम तक आपकी इकोनॉमी डाउन रहे तो उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एन इंडिविजुअल इन वन कंट्री इन बिजनेस इंटरेस्ट इन अदर कंट्री। यानी जब एक बंदा दूसरी कंट्री का एक दूसरी डिफरेंट कंट्री के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो इसको हम बोलते हैं एफडीआई। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? एफटीए इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज दैट एलिमिनेट्स ट्रेड टैरिफ्स बिटवीन द कंट्रीज एंड आल्सो ट्राइज टू रिड्यूस नॉन ट्रेड बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। यानी दो कंट्रीज के बीच में, दो नेशंस के बीच में जो एग्रीमेंट होता है जिसमें वो टैरिफ्स यानी जो टैक्सेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे, उनको या तो खत्म कर देते हैं या उनको कम कर देते हैं। और जितनी भी ट्रेड बैरियर्स होती है यानी जो रुकावटें होती है बिजनेस करने में दो कंट्रीज के बीच में, उसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स। A country's tax rates are said to be progressive when the tax rates increases as the taxable amount increases। यानी प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्रीज टैक्स रेट्स आर सेड टू बी प्रोग्रेसिव, यानी जब उस वक्त एक कंट्री की टैक्स रेट को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं जब टैक्स रेट्स इंक्रीजेस एज अ टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज। यानी जो टैक्सेबल अमाउंट हमारा है ये बढ़ जाता है, यानी जब आपको काफी ज्यादा टैक्स आ जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। यानी अगर आपको टैक्स जितना आएगा जितना खर्चा भी होगा तो उसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं बोलते। अच्छा, टैरिफ क्या होता है? इट्स अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो टैक्स होता है जो इंपोर्टेड गुड्स पे होता है, जो आप बाहर से कोई चीज लाते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम टैरिफ बोलते हैं। सो टैरिफ्स मेक इंपोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर। इससे क्या होता है जो बाहर की चीजें हमारे देश में आती है वो महंगी हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? जी सर। ओके। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इट इज अ जोन और एरिया इन अ कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट बिजनेसेस एंड ट्रेड लॉज आर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी SEZ यानी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो एरिया होता है एक कंट्री का जहां पर जो बिजनेसेस खड़े किए जाते हैं या जहां पर जो ट्रेड किया जाता है वहां पर डिफरेंट लॉज होते हैं एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। यानी उस बाकी एरियाज में अलग किस्म के टैक्सेस लगते हैं, अलग किस्म के लॉज होते हैं, लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है यहां पर आपको अलग किस्म के टैक्सेस और लॉज होते हैं, यानी थोड़ा आपको यहां पे रिलैक्सेशन मिल जाती है। दे आर क्रिएटेड टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाए जाते हैं? ताकि ट्रेड इंक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाए। यानी अगर आप किसी एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो इसका मतलब होता है उस एरिया के अंदर अगर आप कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हो, कोई कॉरपोरेशन खोलते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और साथ ही उससे प्रॉपर ट्रेड बिजनेस जो है इंक्रीज हो जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स। Corporate tax is levied on net profit of companies under the Income Tax Act 1961। जो 1961 में हमने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स एक्ट बनाया था तो इसमें कॉरपोरेट टैक्स जो है ये लागू किया गया कंपनीज के ऊपर। यानी जो कंपनीज है, जो बिजनेसेस है, जब जो उनको प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर सोर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स है
गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, जो गवर्नमेंट खर्चा पैसा करती है, जो उनका रेवेन्यू है, जो उनकी इनकम है, उसमें कॉरपोरेट टैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी कंपनी होती है इनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप occurs when interest rates are extremely low and individuals prefer holding cash instead of investing. Monetary policy become less effective during such recessionary conditions. लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, यानी आपके पास 1 लाख रुपया है और आप इसको बैंक में रखना चाहते हो, लेकिन बैंक आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम देता है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग प्रेफर नहीं करते हैं अपना पैसा बैंक में रखना, वो क्या करते हैं, प्रेफर होल्डिंग कैश, वो अपने पास वो कैश रखते हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। और इससे क्या होता है, जब लोग अपने पास कैश रखते हैं, बैंक में जमा नहीं करते हैं, बैंक में नहीं डालते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बिकम्स लेस इफेक्टिव। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वो लेस इफेक्टिव होती है, यानी इससे हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बड़ा इफेक्ट हो जाता है, हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेड, क्योंकि जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, वो लोन नहीं देंगे, तो सारा इकोनॉमिक सिस्टम इससे डिस्टर्ब हो जाता है। बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं गुड्स, यहां से आप एक चीज देते हैं, वहां से आप दूसरी चीज लेते हैं, विदाउट यूजिंग मनी, इसमें पैसा नहीं लगता। इट सफर्स फ्रॉम डबल कॉन्सेप्ट वांट्स प्रॉब्लम्स एंड लैक स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। असल में ये बार्टर सिस्टम कहां पे होता था पुराने जमाने में, अगर आप किसी से कोई चीज लेते थे तो उसके एक्सचेंज में आप कोई दूसरी चीज देते थे। आज भी हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आते हैं, कोई चीज बेचते हैं, वो कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इसके बदले कोई और चीज दे दो आप। तो लोग क्या करते हैं, गांव में अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के पास चावल होता है या कोई और चीज होती है, वो वही देते हैं, या कोई प्लास्टिक देता है यहां से, वहां से कोई दूसरी चीज लेता है, तो इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, फिर है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज लेव्ड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोगों से लेते हैं, यानी जो लोगों की वेल्थ होती है, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या इंडिविजुअल हो, उनका जो पैसा है उससे हम डायरेक्टली उनसे इनकम टैक्स वगैरह जो लिया जाता है। एग्जाम्पल्स आर लाइक इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स वेयर टैक्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड टू अदर्स। यानी कंपनी जो है उसको डायरेक्टली अपना देखना होता है, एक साल में कितना उनका इनकम हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, उसी के हिसाब से उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह कोई मुलाजिम होता है, उसकी कितनी इनकम है या किसी कंपनी की क्या इनकम है, उसी हिसाब से उसको उसका टैक्स देना है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रादर देन इनकम। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, उसमें जो आजकल जीएसटी लगता है या बाकी टैक्स उसमें लगते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ टैक्स पेयर, क्योंकि हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें टैक्स ऐड होता है, इसलिए हम भी टैक्स पे करते हैं। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर्स थ्रू हायर प्राइसेस इन्फ्लुएंसिंग कंजप्शन रेवेन्यू। तो यहां पर ये इनडायरेक्ट टैक्स एक इंडिविजुअल को नहीं देना पड़ता, बल्कि एक कंज्यूमर को देना पड़ता है। दुकानदार को टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि ये जो वहां से चीज खरीदता है उसको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एफईआर। एफईआर क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंसिस्ट्स ऑफ फॉरेन करेंसीज, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स एंड सपोर्ट एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है कि जो हमारी कंट्री का करेंसी है, ये डिपेंड करता है कि जो हमारा गोल्ड होता है, तो ये गोल्ड जो होता है, ये हमें फॉरेन, इसको हम फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। यानी हमें ये चीज रिजर्व करनी पड़ती है, ताकि अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल शॉक या कोई सपोर्ट की जरूरत पड़े तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए, यानी हर एक देश को ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है कि उनका कितना जो है उनके पास रिजर्व, कितना पैसा है, कितना गोल्ड है, उससे उनकी करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन होता है। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ प्री अनाउंसमेंट प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स टू एंश्योर इनकम सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेलर्स। जो किसानों से गवर्नमेंट कोई चीज खरीदती है,
चाहे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जो खरीदती है, उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं फार्मर्स जब कोई चीज तैयार करते हैं, कहीं उसकी रेट डाउन ना हो जाए, उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि अगर हम कल कोई चीज तैयार करते हैं तो गवर्नमेंट उनसे कहती है भाई हम आपसे खरीदेंगे, इस रेट पे खरीदेंगे, और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। वह अदरवाइज किसान काम करेगा, जैसे हमारे कश्मीर में यहाँ प्रॉब्लम होती है, हम एप्पल के बागों में पूरा साल काम करते हैं, जब एप्पल तैयार होता है तो उसकी रेट डाउन हो जाती है। लेकिन अगर इसमें भी गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती, कहती कि भाई ठीक है आप एप्पल तैयार कीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे, इस रेट पे आपसे खरीदेंगे, तो एक किसान को, एक जो फार्मर को जो है ना, एक सिक्योरिटी मिल जाती है, और वो प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स जो होती है, यानी उसको कोई फिर घाटा वाटा भी नहीं होता। सब्सिडी, सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी ये सब्सिडी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट देती है लोगों को, ताकि वो चीजों को खरीद सके सस्ती दामों पे। इट सपोर्ट सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर हो, फूड हो, एनर्जी हो, टू अचीव सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आपको चावल मिलता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, ये जो हमारा राशन डिपो होते हैं, वहां पे आपको चावल सस्ते रेट पे मिलता है, तो ये सब्सिडी होता है। इसी तरह गैस सिलेंडर लोगों को दिया, यानी जो बेसिक नीड्स है वो, या एग्रीकल्चर के मामले में हम खाद वगैरह जो किसानों को दी जाती है, उसमें भी काफी सब्सिडीज होती है। ये सब्सिडी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट लोगों को देती है, ताकि वो उन चीजों का इस्तेमाल कर सके जिनको वो इस्तेमाल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ जो है इन्फ्लेशन। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स डेवलपमेंट यूजिंग इंडिकेटर्स ऑफ इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट हाईलाइट्स क्वालिटेटिव प्रोग्रेस बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अलोन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से हम ये मेजर करते हैं कि हमारे लोगों की इनकम क्या है, उनका एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी वो क्वालिटी, यानी इसमें सिर्फ क्वांटिटी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, बल्कि उनकी क्वालिटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है कि अगर इंडिया को हम देखेंगे तो भाई इंडिया में एजुकेशन का क्या रेट है, यहाँ लोग कब तक जिंदा रहते हैं, मतलब उनका लाइफ एक्सपेंस कितना होता है, इसी तरह ये जो है इनकी इनकम कितनी है। तो इससे आपको ये पता लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी हमारी लाइफ की क्या है इंटरनेशनल लेवल पे। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, ये जो माइक्रो है इसमें आई है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, ये मैंने वैसे ग्रुप पे भी शेयर किया था। तो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें आई जो है MIC, आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है इकोनॉमी एज अ होल ये भी नहीं है, ट्रेड रिलेशन भी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी भी नहीं है, यह है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से कौन जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? लैंड, लेबर, कैपिटल, बैंक। बैंक लोन। हाँ, यानी लैंड से भी आपकी प्रोडक्शन निकलती है, लेबर जो है मजदूर वो भी प्रोडक्शन करता है, कैपिटल पैसे से भी ये होता है, लेकिन बैंक लोन जो है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ये आप लोन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा एग्रीकल्चर एपेक्स बैंक एग्रीकल्चर क्रेडिट को जो देता है, हमें जो हमें एग्रीकल्चर लोन वगैरह देता है, उस बैंक का नाम क्या है? हाँ, RBI, IDBI, ये है नाबार्ड, ठीक है। विच ऑफ दीज वुड लीड टू फॉल इन डिमांड फॉर मनी, इसमें से कौन सी चीज फॉल ऑफ डिमांड ऑफ मनी होता है? इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन रियल इनकम, इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नन ऑफ द अबोव। सी। हाँ, पहले इस क्वेश्चन को समझो, यानी इसका आंसर है सी, इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। विच ऑफ दीज वुड लीड टू फॉल इन द डिमांड फॉर मनी, यानी इसमें से कौन सी चीज डिमांड फॉर मनी जो है उसको वो फॉल करता, वो गिर जाता है? इन्फ्लेशन से गिरेगा, इन्फ्लेशन से तो इंक्रीज ही होगा, है ना। इसका सही आंसर है इंक्रीज इन रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब उसमें इंक्रीज हो जाता है। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड कोलेटरल लोन्स अगेंस्ट, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमें लोन्स देते हैं किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर।
हाँ जी, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से, उसमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसका आंसर है ए। Yes. डैश डिफाइन्स इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ। इसमें से कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ? जेबी तो से। JB से हाँ, इसका सही आंसर है जेबी से। जेबी से ने कहा था सर, असल इकोनॉमिक्स। में आंसर है एडम स्मिथ, लेकिन फिर JB से ने उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया था। हाँ वही बेसिकली, हाँ असल में तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है ये कंसेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने, लेकिन ये जो जी डेफिनेशन है सर। इकोनॉमिक्स एज साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये जेबी से ने कहा था। अच्छा, 7 डैश गुड्स आर नोन एज स्कैर्स गुड्स, है ना? इसमें से कौन सी चीज है जिसको हम स्कैर गुड्स बोलते हैं? इकोनॉमिक, ड्यूरेबल, फ्री, कंज्यूमर। इकोनॉमिक। हाँ, वेरी गुड। इकोनॉमिक गुड्स आर नोन एज स्कैर्स गुड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, when the price of a complementary product falls, the demand for the other product will? इंक्रीज, नो सर, डिक्रीज। नहीं, क्वेश्चन सुनो आप। When the price of a complementary product falls, the demand for the other product will increase, इंक्रीज। है ना? जब किसी, सर ये कॉम्प्लीमेंट्री, सर कॉम्प्लीमेंट्री हियर मींस रिलेटेड गुड्स। हाँ रिलेटेड गुड्स, तो दूसरा, ओके सर, देन हाँ इट तो दूसरे अगर हम, हाँ यानी अगर एक गुड की प्राइस जो है फॉल हो जाए तो दूसरे की क्या होगी? वो तो इंक्रीज ही होगी। यस सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉर एग्जांपल अगर कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी टी की इंक्रीज हो जाएगी यहाँ से। हाँ जी। उन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय, मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट, आईडीबीआई, आईएमएफ? सर RBI। हाँ, मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? अल्फ्रेड मार्शल। जो वेलफेयर डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी है वो एडम स्मिथ ने दी या एल्फ्रेड मार्शल या जेआर क्या क्या लोइंग? वो है एल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। इसका है आंसर बी। ओके, 11 डैश वाज एस्टैब्लिश्ड एज द एपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल क्रेडिट। सर AIB। तो कौन सा यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए बैंक बनाया गया था? वो है आईडीबीआई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनेंशियल मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड? फाइनेंशियल मार्केट को हम मनी मार्केट बोलते हैं और क्या मार्केट बोलते हैं? बलून मार्केट, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, नेशनल मार्केट? इसको, मे बी कैपिटल मार्केट। हाँ जी, इसको बोलते हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इसका है आंसर बी। कॉमर्शियल पेपर वाज इंट्रोड्यूस इंडियन मनी मार्केट इन जनवरी। तो ये कब इंडिया में कमर्शियल पेपर जो था ना वो कब इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर? 90 में, 80 में, 70 में या 60 में? इसका आंसर है 90, है ना, ए पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई ऑफ गुड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ ए टाइम। डी। हाँ, इसका आंसर है डी। यानी सप्लाई ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं? जो स्टॉक अवेलेबल है वही भी वो नहीं, टोटल स्टॉक नहीं, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स नहीं, बल्कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल, जो हमने सेल के लिए डाल दिया है एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट, और उसका प्राइस भी मुकर्रर कर दिया है। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया स्टैटिस्टिकली? इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो क्यों है स्टैटिस्टिकली? तो इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। यह है नंबर 1। तो नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब, जब इंडिविजुअल को जॉब ना मिले। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया। तो ये 3 चीजें हैं। अब इसमें से करेक्शन देखना है, चूज करेक्ट ऑप्शन। ओनली 3, 2 और 3, ओनली 2, ऑल ऑफ द अबव।
तो इसमें जो है, इसमें इसका सही आंसर है सी, यानी ओनली टू। यानी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब इंसान को जॉब ना मिले। तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आया कुछ? यस सर। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन द एज ग्रो 15 टू, ये भी नहीं है इसका, यानी इसका आंसर है सिर्फ जो है बी पार्ट है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब एक इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ना मिले। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी? आजकल हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है, या स्कैर्सिटी है? हाँ, यानी अक्सर हम बोलते हैं ना कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है, या गरीबी है। इन चीजों से नहीं होता है, बल्कि ये होता है स्कैर्सिटी। मतलब scared that goods are limited, our needs are unlimited. हाँ वही, यानी हमारे पास वो चीज अवेलेबल है ही नहीं, तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास पेट्रोल की कमी है, हालांकि हमारे पास बाकी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास उस चीज की कमी है। हमें जितना पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, है ना, इकोनॉमी डाउन हो जाती है। व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर टू? कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। Government ownership of capital goods. हाँ, प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, जब चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में हो, यानी सी। 18, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, जो हम कहते हैं ना कि गोल ऑफ ए प्योर मार्केट, प्योर मार्केट का जो गोल है ये कब हमें अचीव होता है? कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स, गवर्नमेंट? The consumer. हाँ, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ, यानी जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसका जो मकसद है वो हमें कब अचीव होता है? जब हमारे पास कंज्यूमर हो। यानी अगर आप कोई चीज बनाते हैं तो लोग उससे सेटिस्फाई होने चाहिए, तो यहाँ पे कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर आपका जो है ना वो मेन आपका एलिमेंट है। 19, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड मीन? लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? एज द क्वांटिटी डिमांडेड राइज द प्राइस इंक्रीज, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड राइजेस, एज द प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, एज द सप्लाई राइजेस द डिमांड राइजेस। Sir, C. Rises the quantity. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब, हाँ, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है एज द प्राइसेस राइज, जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, यानी जो चीज कल तक 10 रुपए में थी वो 20 में हो जाती है। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, फिर लोग वो चीज नहीं खरीदते, उसकी डिमांड कम हो जाती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आज पेट्रोल आपको 100 रुपए में मिलता है, अगर कल को ये 500 में जाएगा, तो इससे क्या होगा? अक्सर लोग गाड़ियां घर में रखेंगे और पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो सी आंसर है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम? एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम जो है, ये प्राइस सीलिंग होती है, प्राइस फ्लोर होता है, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग होती है, नन ऑफ द अबोव? प्राइस फ्लोर। हाँ, ये इकोनॉमिक्स वालों को पता होगा, ठीक है। प्राइस फ्लोर। एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम की एग्जाम्पल क्या है? ए प्राइस फ्लोर। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइन्स? तो यहां पे देखना है कि इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। The price and quantity of a commodity. हाँ, इन्हें रिलेशन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए डिमांड। यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी का रिलेशनशिप होता है। यानी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कमोडिटी की बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, यानी क्वांटिटी पे असर पड़ेगा।
व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सड इकोनॉमी? बहुत इजी है। मिक्सड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर, हाँ, मिक्सड पब्लिक एंड इकोनॉमी का प्राइवेट मतलब सेक्टर। होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी जहां पर दोनों होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ ए कमोडिटी? डिमांड ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है? डिजायर फॉर द कमोडिटी, नीड फॉर द कमोडिटी, quantity, demand that commodity, quantity that consumers are able and to will to buy at various prices during any particular period of time. यही डी है इसका आंसर। हाँ, यानी डिमांड ऑफ कॉमोडिटी, कॉमोडिटी यानी कोई चीज जो आप खरीदते हैं उसकी डिमांड का मतलब क्या होता है? डिजायर, डिजायर फॉर कॉमोडिटी कि भाई आपको वो चीज चाहिए, नहीं। नीड, नीड की भी जरूरत नहीं है। क्वांटिटी, डिमांड ऑफ दैट कॉमोडिटी, बल्कि इसका मतलब होता है क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी आपको किसी भी तरह से वो चीज कभी भी खरीदनी है, उसको हम बोलते हैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी। जैसे आपको चावल खरीदना है, ये चाहे सस्ता हो या महंगा हो, आपको इसकी जरूरत है, आपको आपको हमेशा ये चीज खरीदनी है। लेकिन आपको भी लगेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप मोबाइल खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई इंडिया फॉलोड ए प्लानड इकोनॉमी? तो जब हम देखते हैं आज़ादी के बाद इंडिया ने क्यों प्लानड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया? पहला रीजन था इंडिया फॉलोड ए 5 ईयर प्लान एंड रिक्वायर्ड एन आउटलुक। इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाया और इसलिए उनको एक आउटलुक की जरूरत थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडियन कॉन्ग्रेस इंडिकेट्स द प्लानड विजन ऑफ इंडिया। जो हमारे डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें प्लानड विजन ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया था। देयर वाज नो इंडिकेशन whatsoever from the 5 year plan regarding how much to each and how every good and service is to be produced। तो इसका इसमें अलग अलग दिया, only two and three। तो इसमें आंसर है बी, यानी 2 and 3। जो यानी इंडिया फॉलोड 5 ईयर प्लान रिक्वायर्ड आउटलुक, इसकी ये ठीक नहीं है, बल्कि असल में है नंबर 2। क्योंकि हमने प्लानड इकोनॉमी क्यों बनाई? क्योंकि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इंडिकेट किया गया था कि इंडिया का विजन क्या है। इसी तरह से देयर वाज नो इंडिकेशन व्हाटसोएवर फ्रॉम द 5 ईयर प्लान रिगार्डिंग हाउ मच ऑफ ईच एवरी गुड एंड सर्विस इज टू बी प्रोड्यूस्ड। क्योंकि 5 ईयर प्लान में इसकी कोई चीज नहीं है, थी नहीं, इसीलिए हमने प्लान इकोनॉमी को चुना। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डी। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 26, which are the following is the reason for the decline in the child sex ratio in India? इंडिया के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, मेल और फीमेल ज्यादा है, लड़के या कम है, तो इसका रीजन क्या है? लो फर्टिलिटी रेट, फीमेल फ्यूटिसाइड, इंसेंटिव्स फॉर ए बॉय चाइल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और नन ऑफ द अबव। फीमेल फर्टिसाइड। हाँ, जो छोटे जो लड़कियों को माँ के पेट में ही जो है मारा जाता है, इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो चेंज हुआ है, यानी अब में हमारे पास फीमेल्स कम है और मेल्स ज्यादा है। ओके, 27, विच फैक्टर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिवाइजिंग द पॉवर्टी लाइन पीरियडिकली? जो पॉवर्टी लाइन बीपीएल होता है, तो उसमें किस चीज को कंसिडर किया जाता है? बाय कंडक्टिंग ए सर्वे एवरी 5 ईयर, सर्वे कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बोथ एंड। हाँ, यानी जो हमारा पॉवर्टी लाइन, जो इसको रिवाइज करने के लिए कि बीपीएल कैटेगरी में कितने लोग हैं, इसके लिए बाय कंडक्टिंग ए सर्वे एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद सर्वे किया जाता है। सर्वे कैरिड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन, ये दोनों इसमें सही है, तो बोथ ए एंड बी। इन इंडिया विच बैंक्स इंस्टीट्यूशन हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज? इंडिया के अंदर कौन सा बैंक ज्यादा क्रेडिट देता है, और खास तौर से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के हवाले से? वो कौन से बैंक्स है? कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, कॉमर्शियल बैंक्स है? बीएससी। इसका सी है, कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स का ज्यादा इसमें क्रेडिट जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया एंड कंट्रोल बाय आरबीआई? इसमें से कौन लिंक है फाइनेंशियल सेक्टर के साथ और इसको कंट्रोल करता है आरबीआई? कॉमर्शियल बैंक, मनी लैंडरिंग, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव।
all of the above. हाँ, इसका सही आंसर है सी, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, क्योंकि मनी लेंडर्स इसमें नहीं आते। ठीक है, तो सही आंसर है सी। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चर इन द कंट्री, द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, इसका है डी, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसकी की भी मैं आपको शेयर करूंगा।